हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो झारखंड के 5000 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों का अगला पार्ट है, जो कि पार्ट 12 है। और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक, जो कि ये पार्ट 12 है। तो चलिए डिस्कस करते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1950 राज्य के किन जिलों में प्रभावी है, मतलब किन किन जिलों में ये लागू किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर, इन जिलों में ये कानून लागू किया गया है, संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1950 को। ये याद कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किन किन जिलों में ये कानून लागू किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एसपीटी दैट मीन्स संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जिसको बोलते हैं, 1949 में के किस खंड विशेष में संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? मतलब अगर किसी खंड विशेष में अगर संशोधित करना हो इस कानून में, तो वो अधिकार किसको मिला है इस एक्ट के तहत? तो ये मिला है राज्य सरकार को दिया गया है ये अधिकार, किसी खंड विशेष में अगर संशोधन करना हो इस एक्ट में। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के संदर्भ में आदिवासी का क्या तात्पर्य है? मतलब इसमें आदिवासी वर्ड मेंशन किया हुआ है, तो इसका क्या तात्पर्य है इस एक्ट में? तो इसका तात्पर्य है धारा 4 के अनुसूची ख में नाम का दर्जा, मतलब आदिवासी का यहाँ पर नाम दर्ज किया गया है धारा 4 की अनुसूची ख में। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये जान लेते हैं सीएनटी एक्ट क्या है और एसपीटी एक्ट क्या है, जो कि सीएनटी एक्ट 1908 में लाया गया था और एसपीटी एक्ट को 1949 में लाया गया था। तो सीएनटी एक्ट को 1908 में और एसपीटी एक्ट को 1949 में लाया गया था। इन दोनों एक्ट का मकसद ये था कि आदिवासियों का, जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं झारखंड के, और अन्य पिछड़े जातियों के जमीनों को संरक्षित किया जा सके, ताकि बाहरी लोग आके इन सभी के जमीन को हड़प ना ले या किसी गलत तरीके से अपने अंडर ना कर लें। इसी के लिए इन दोनों कानून को लाया गया है इस झारखंड के इलाके में। अब आगे देखते हैं, अब प्रश्नों को जानते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रमुख को किन नामों से संबंधित किया जाता है, मतलब संबोधित किया जाता है? तो ये इसके नाम है मुस्तजीर या फिर माझी के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम का प्रमुख होता है उसको। अगला प्रश्न क्या है? खास ग्राम में ग्राम प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है उपायुक्त के द्वारा किया जाता है, मतलब जो कलेक्टर होता है उस डिस्ट्रिक्ट के, एरिया के, उसके द्वारा खास ग्राम में ग्राम प्रमुख का नियुक्ति किया जाता है। अब आगे देखते हैं। खास ग्राम में नियुक्ति ग्राम प्रधान या सामान्य गांव में नव नियुक्त ग्राम प्रधान को जमींदार द्वारा जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रति कितने दिनों में उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है? तो ये होता है 3 महीने में उपलब्ध कराना एकदम अनिवार्य है, नेसेसरी है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर कोई रैयत अपनी जोत को ऋण के रूप में हस्तांतरित करता है तो उसे ब्याज सहित मूलधन चुकता करने तक जोत पर अधिकार समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में रैयत को किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसका आंसर क्या है? तो ये भुगतबंध रैयत के नाम से जाना जाता है, मतलब जब तक वो ऋण का चुकता नहीं करता है तब तक उस रैयत को भुगतबंध रैयत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम प्रधान द्वारा मूल रैयत या रैयतों से वसूला गया जुर्माना किस मद में रखा जाता है? मतलब कहाँ रखा जाता है? जो भी टैक्स वसूला जाता है, जो जुर्माना वसूला जाता है, उन सभी को कहाँ पर रखा जाता है? तो इसका ये रखा जाता है प्रधान की पुरस्कार निधि में रखा जाता है, ये जितने भी जुर्माना या फिर वसूला गया रैयत है उन सभी को। अब आगे देखते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के अंतर्गत आने वाले वैसे ग्राम जिसमें ना कोई मूल रैयत हो
एवं ना ही कोई ग्राम प्रमुख नियुक्त हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है खास ग्राम कहलाता है। मतलब जिसमें ना तो कोई ग्राम प्रमुख हो और ना ही कोई मूल रैयत हो, उसको बुलाया जाता है खास ग्राम बुलाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? किस धारा के तहत रैयत को भूमि से बेदखल करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त के है? मतलब किस धारा में यह मेंशन किया हुआ है कि भूमि से रैयत को बेदखल करना हो, मतलब उसको हटाना हो, तो वो किसके पास वो अधिकार है? तो ये अधिकार मतलब अधिकार तो उपायुक्त के पास है। तो किस धारा में मेंशन किया हुआ है? तो ये धारा 14 में मेंशन किया हुआ है। उपायुक्त को मतलब रैयत को हटाने का अधिकार उपायुक्त के पास है और ये धारा 14 में मेंशन किया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस धारा के तहत रैयत को अपने जोत में मत्स्य पालन मतलब मछली पालन का अधिकार होगा? तो ये धारा मेंशन किया हुआ है। तो ये धारा 16 के अंतर्गत ये मेंशन किया हुआ है कि जो रैयत है उस जमीन का, वो अपने जोत में मतलब जमीन में तालाब बना के या फिर कुछ भी करके मत्स्य पालन का अधिकार उसको होगा। और ये धारा 16 में मेंशन किया हुआ है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के किस धारा के तहत रैयत को भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त है? तो ये है धारा 19 के तहत इसको जो रैयत है मतलब जो जमीन का रैयत है उसको क्या प्राप्त है? भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त है। मतलब वो अपनी जमीन को किसी भी तरह से यूज कर सकता है, खेती में यूज कर सकता है या फिर कुछ और काम में यूज कर सकता है। तो ये अधिकार इसको दिया गया है, धारा 19 के तहत इसको दिया गया है अधिकार। अगला प्रश्न है, धारा 17 के अंतर्गत रैयत अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या बांस उगा सकता है? मतलब धारा 17 में ये मेंशन किया हुआ है कि रैयत जो है वो अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या तो बांस उगा सकता है, परंतु इस नियम का अपवाद कौन सा वृक्ष है? मतलब कौन सा वैसा वृक्ष है जिसको वो अपने जमीन पे नहीं उगा सकता है? तो इसका उत्तर क्या है? तो ये महुआ का वृक्ष नहीं उगा सकता है रैयत अपनी जमीन पे, और ये मेंशन किया हुआ है धारा 17 में मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं। रैयत अपनी भूमि का उपयोग स्वयं के लिए भवन निर्माण हेतु कर सकता है। किस धारा में यह प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया धारा 18 में प्रावधान किया गया है कि रैयत अपने जमीन में भवन मतलब घर मकान बना सकता है, और ये धारा 18 में मेंशन किया हुआ है। अब आगे देखते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत वह न्यूनतम राशि क्या है जिससे कम राशि का लगान होने पर जोत का उपविभाजन प्रतिबंधित है? तो ये है 3 रुपये इसका राशि है। अगला प्रश्न, धारा 20 के तहत किसी अनुमंडल में रैयती भूमि का पट्टा उपायुक्त की पूर्व अनुमति से किस काल अवधि के लिए किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। अगला है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की किस धारा के तहत रैयत अपनी जमीन का विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा के जरिए नहीं कर सकता है? तो ये है धारा 20 के तहत। मतलब जो भी रैयत होगा वो उस जमीन का ना तो विक्रय कर सकता है और ना ही उसका दान दे सकता है और ना ही उस जमीन का बंधक बना सकता है मतलब गिरवी रख सकता है, और ना ही वसीयत के रूप में दे सकता है। और ये मेंशन किया हुआ है धारा 20 के तहत मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के किस धारा के तहत प्रावधान है कि जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के रूप में लगान स्वीकार नहीं करेगा? तो ये धारा 43 में मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, धारा 48 के अंतर्गत लगान के रसीदों एवं लेख से जुड़ा रिकॉर्ड किस अधिकारी के कार्यालय में रहना अनिवार्य रहेगा? तो ये होगा अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय में। ये जरूरी है कि वो जितने भी रसीद है, लेख है और उनसे जुड़े जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सभी को इसी कार्यालय में रखा जाएगा, अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय में। अगला प्रश्न है, उपायुक्त किन परिस्थितियों में बंदोबस्त भूमि पर लगान की कटौती कर सकता है? तो ये पहला है कि जोत में बालू पड़ने या उपज घटने या अस्थायी उपज घटने से वो कटौती कर सकता है, और दूसरा मांग के 6 महीने के भीतर सिंचाई सुविधा ना मिलने से वो कटौती कर सकता है। तीसरा
खाद्यान्न मूल्य में अस्थायी तीव्र गिरावट होने से मतलब लगान में कटौती कर सकता है। तो ये सभी था कटौती का नियम। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की धारा 52 के तहत जमींदार या उसका एजेंट बंदोबस्ती लगान के अलावे अतिरिक्त लगान की वसूली करे तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब जितना लगान है उतना ही लगान उनको वसूलना है, उससे ज़्यादा नहीं वसूलना है। उसके लिए अगर ज़्यादा वसूलता है तो उसको दंड का प्रावधान है, और वो क्या है, तो ये 6 महीने जेल या तो फिर 500 रुपये का जुर्माना, या तो दोनों देना पड़ेगा दंड के रूप में अगर वो गलती करता है जमींदार के द्वारा, या फिर उसके द्वारा कोई एजेंट नियुक्त किया गया हो और वो लगान वसूलता हो और ज़्यादा वसूलता हो तो उसके लिए 6 महीने का जेल या तो फिर 500 रुपये का जुर्माना, या तो दोनों देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। धारा 53 के अंतर्गत किसी भी जमींदार को किन परियोजनाओं से उपायुक्त के पास आवेदन देकर भूमि अधिग्रहण का अधिकार होगा। तो ये धर्म, शिक्षा, सिंचाई, राष्ट्रीय नीति या भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होने के कारण वो भूमि को अधिग्रहण कर सकता है, और ये धारा 53 में मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है। धारा 55 के अंतर्गत लगान की वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध किस समय सीमा के भीतर अन्य मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। मतलब एक बार जो मुकदमा चल रहा है तो दूसरा मुकदमा उस रैयत या फिर जो जमीन है उसके खिलाफ नहीं होगा। तो ये है 6 महीने के भीतर, मतलब इस अंदर वो दोबारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जमींदार अगर किसी रैयत ग्राम में बांध, आहर या जलाशय की मरम्मत या रख रखाव नहीं करता है, मतलब वहाँ पर अगर पहले से बांध है या फिर कुछ भी है और उसका मरम्मत नहीं करता है, तो उसके ऊपर कितना अर्थदंड भारित होगा। तो ये 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध की निरंतरता की स्थिति में 5 रुपये दैनिक, मतलब रोज देना होगा अगर वो तालाब वगैरह का रख रखाव नहीं करता है। तो अब अगला प्रश्न क्या है। धारा 57 के अंतर्गत अगर बंदोबस्ती से जुड़ा आदेश उप समाहर्ता द्वारा निर्गत किया गया हो तो कोई रैयत उसके विरुद्ध आवेदन कहाँ प्रस्तुत करेगा। तो ये करेगा एसडीओ, वहाँ के जो एसडीओ हैं उसके पास ये आवेदन प्रस्तुत करेगा अगर धारा 57 के अंतर्गत कोई बंदोबस्ती से जुड़ा आदेश या फिर उप समाहर्ता द्वारा निर्गत किया गया हो तो। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के किस धारा में प्रावधान है कि उपायुक्त अपने द्वारा निर्गत किए गए आदेश या फिर आदेश का पूर्वावलोकन कर सकता है। तो ये है धारा 60 के तहत, मतलब जो भी आदेश जारी किया है उसका पूर्वावलोकन कर सकता है उपायुक्त के द्वारा। अगला प्रश्न है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के किस धारा में प्रावधान है कि युक्ति द्वारा निर्गत आदेश को परिवर्तित करने या अपास्त, मतलब रद्द करने के लिए न्यायपालिका में कोई वाद दर्ज नहीं हो सकता। तो ये है धारा 63 के अंतर्गत मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के धारा 65 सब क्लॉज के तहत राज्य सरकार किस काल अवधि तक का लगान एक मुश्त वसूल कर सकता है। तो ये है 10 वर्षों तक का लगान वो वसूल कर सकता है, और ये राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश को आयुक्त कार्यालय या नियुक्त न्यायाधिकरण के पास आदेश निर्गमन की तारीख के कितने दिनों के भीतर किए गए अपील स्वीकार्य होंगे। मतलब अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वो अपील स्वीकार नहीं होगा। तो यह है 90 दिनों के भीतर ही वो स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो 90 दिन से अगर ज़्यादा हो गया, 100 दिन या फिर 95 दिन, तो वो नहीं स्वीकार किया जाएगा वो अपील। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत अगर ग्राम रैयत चरागाह भूमि का अतिक्रमण करता है तो वैसी स्थिति में रैयत के ऊपर कितना अर्थदंड अधिरोपित होगा। तो ये होगा 200 रुपये जुर्माना या अपराध की निरंतरता की स्थिति में 5 रुपये दैनिक अर्थदंड का अधिरोपित होगा। ये इसका जुर्माना है, 200 रुपये जुर्माना या तो 5 रुपये डेली। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में कोई आदिवासी रैयत किसी दूसरे आदिवासी रैयत को भूमि हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इस संदर्भ में भौगोलिक परिसीमा किस इकाई को रखा गया है? तो यह है अनुमंडल, परगना या तालुका। मतलब इसी के अंतर्गत अगर कोई एक संथाल व्यक्ति हो और वो दूसरे संथाल व्यक्ति को अगर अपना जमीन हस्तांतरित करता हो तो वो कर सकता है, एक अनुमंडल के अंदर या तो फिर परगना के अंदर या फिर तालुका के भीतर ही। अगर मान लीजिए अगर एक अनुमंडल और दूसरा अनुमंडल के बीच अगर जमीन का हस्तांतरण हो तो वो नहीं होगा, ये सिंगल एक ही अनुमंडल के भीतर दो आदिवासियों के बीच होगा। अब अगला प्रश्न क्या है? भाग 21 के अंतर्गत गैर आदिवासी रैयत को अपने धान का खेत भूगतबंद या पूर्णभोग रखने का अधिकार किन शर्तों के साथ होता है? तो ये है, पहला है भूमि बंधक रखने वाले बैंक राज्य सरकार द्वारा जो चिन्हित किया जाता है, और दूसरा अनाज गोला को उपायुक्त द्वारा जो चिन्हित किया जाता है, और तीसरा सोसाइटी को बिहार, उड़ीसा सहकारी, ये सभी जितनी 1935 के तहत निबंधित किया हुआ है ये। तो ये इसका उत्तर है। अब आगे देखते हैं, और एक और है, संथाल परगना के किसी रैयत को वो भूगतबंद या पूर्णभोग रखने का अधिकार दे सकता है। अगला प्रश्न है, धारा 21 के अंतर्गत अगर गैर आदिवासी की जोत का भूगतबंद अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अगर कोई बंधकदार जमीन से अधिकार नहीं छोड़ता तो उसे क्या दंड दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है 3 माह का जेल या तो फिर 500 रुपये जुर्माना, या तो इनको दोनों देना पड़ेगा। कि धारा 21 के अंतर्गत अगर कोई गैर आदिवासी मतलब जो आदिवासी नहीं है उसकी जोत का भूगतबंद अवधि समाप्त अगर हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर कोई बंधकदार जमीन से अधिकार नहीं छोड़ता मतलब नहीं देता है जमीन को, तो उसमें ये पेनाल्टी मतलब दिया जाएगा, दंड लिया जाएगा, 3 माह जेल या तो 500 रुपये का जुर्माना, या तो दोनों जाओ, 3 माह जेल जाओ, 500 रुपये जुर्माना भी दो। अगला प्रश्न क्या है? धारा 22 के अंतर्गत कोई भी रैयत अपनी भूमि को किस परिस्थिति में अस्थायी रूप से ट्रस्ट को जीत कार्य के लिए हस्तांतरित कर सकता है? तो ये गांव में अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या शारीरिक अक्षमता, हल बैल का अभाव या क्षति या स्त्री का विधवा होना, इन सभी परिस्थितियों में वो हस्तांतरित कर सकता है ट्रस्ट को। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? किसी पहाड़िया गांव के बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया जनजाति के व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती, यह प्रावधान किस धारा में मेंशन किया गया है? तो ये धारा 41 में मेंशन किया गया है कि कोई भी पहाड़िया गांव हो और उसके बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया जनजाति के व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती, मतलब वहाँ पर कोई गैर पहाड़िया लोग उस जमीन को मतलब नहीं ले सकता है। अब आगे देखते हैं, गैर आदिवासी रैयत अपनी भूमि को अधिकतम कितने वर्ष के लिए भूगतबंद बंधक रख सकते हैं? तो ये 6 वर्ष के लिए अधिकतम रख सकते हैं, उसके बाद वो वापस ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जब कोई रैयत जोत की बिक्री, दान या वसीयत के जरिए हस्तांतरण होता है तो ऐसी स्थिति में जमींदार निबंधन शुल्क निर्धारित करता है। पहला है वार्षिक लगान का 2% तक, और दूसरा अधिकतम 50 रुपये तक या न्यूनतम 50 पैसे तक, ये सभी शुल्क है, निबंधन शुल्क, अगर कोई हस्तांतरित कर रहा है रैयत को तो। अगला प्रश्न है, बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती एक पट्टा के माध्यम से किया जाएगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये धारा 27 में मेंशन किया हुआ है कि बंजर भूमि या तो जो खाली भूमि है उसका बंदोबस्ती एक पट्टा के माध्यम से किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किसी ग्राम प्रमुख या जमींदार द्वारा बंजर भूमि में बंदोबस्ती करने हेतु किसकी मंजूरी अनिवार्य होती है? तो ये उपायुक्त की मंजूरी अनिवार्य होती है, मतलब जो कलेक्टर, डीसी वगैरह जो होते हैं उनके, जो उस जिले का उपायुक्त होता है। अब अगला प्रश्न क्या है? बंजर भूमि के बंदोबस्ती से अगर किसी रैयत का अहित हुआ हो
तो वह कितने समय अवधि के भीतर उपायुक्त के पास अपील कर सकता है? तो ये है 1 साल के अंदर उसको अपील करना होगा अगर कोई भी बंजर भूमि के बंदोबस्ती से अगर किसी रैयत की अहित हुआ हो, मतलब कुछ हुआ। अब आगे देखते हैं। बंजर भूमि बंदोबस्ती को कितने वर्षों तक कृषि भूमि पर नहीं बदलने पर बंदोबस्ती रद्द माना जाएगा? तो ये है 5 वर्षों तक। अगर कोई भी बंजर भूमि पड़ा हुआ है और उसको अगर कृषि यूज में ना लाया जाए 5 वर्षों तक लगातार, तो उसको बंदोबस्ती रद्द किया जाएगा, मतलब उसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। किसी ग्राम में चिन्हित वो कौन सी भूमि है जो खाली जोत होने के बावजूद बंजर या खाली भूमि की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये जाहिर थान या शमशान या फिर कब्रिस्तान जो भूमि है वो सभी इस कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब जो खाली जोत होने के बावजूद बंजर या खाली भूमि की श्रेणी में नहीं होता है, क्योंकि इन सभी जमीनों में ना तो खेती की जाती है और ना ही कुछ की जाती है, केवल ये शमशान लोगों को यहाँ दफनाया जाता है और ये खाली छोड़ा जाता है, इसीलिए इन सभी को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है, बंजर भूमि या खाली भूमि की श्रेणी में। अब आगे देखते हैं। किसी जमींदार या भूस्वामी द्वारा जमीन पर विकसित जलाशय केंद्रों के उपयोग पर कर की दर निर्धारित है, मतलब कितना टैक्स वसूला जाएगा? तो ये इसका दर निर्धारित नहीं है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अगर कोई भी जमींदार या भूस्वामी है और उसके द्वारा ज़मीन पर कोई भी जलाशय विकसित किया गया है, मतलब तालाब वगैरह खोदा गया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं दिया लगता है। अब आगे देखते हैं। किस धारा के तहत ग्राम के प्रत्येक रैयत को वन भूमि या चरागाह भूमि पर मवेशी चराने का अधिकार होगा? तो ये धारा 31 के अंतर्गत मवेशी, मतलब जो पालतू जानवर हैं, उन सभी जानवरों को चराने का अधिकार होगा। अब अगला प्रश्न क्या है? धारा 38 के अंतर्गत कुल ग्राम भूमि में कितना प्रतिशत हिस्सा चरागाह भूमि के लिए आवंटित होना चाहिए? होना मतलब आवश्यक है। तो ये गांव के कुल रकबा का 5% होना चाहिए, मतलब 5% भूमि गांव के पशुओं के लिए चरागाह के लिए आवंटित किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस किए, और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, उसमें 1, 2, 3, 4 प्रश्न तो आते ही आते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसको देख लें, 1 बार 2 बार देखें, हो सके तो नोट कर लें ताकि आपको अच्छे से याद हो। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।